Good morning, students, and welcome back to my fourth lecture of some basic concepts of chemistry. Initially, in the first three lecture, we have studied about all the first few topics like matter, classification, scientific notation, significant figure, and the first three laws of chemical combination. So we had started this chemical combination laws of chemical combination, and we were discussing the fourth one. We were about to discuss the fourth one, which is Gay-Lussac's law. Now we were about to discuss this law, Gay-Lussac's law. Now, what is Gay-Lussac's law actually? Gay-Lussac's law is especially for gases, for gaseous. For gaseous, this law is for gaseous, only for gaseous, and for gaseous reaction. Like if the reaction is taking place in which all the substance are in gaseous state. So for those reaction particularly, this law is applicable. Let's take the example of one gaseous reaction. Now here we have hydrogen gas which combined with chlorine gas to gives twice of HCl gas, hydrochloric gas. Now this is a gaseous reaction, and in this reaction it is a balanced form first of all. So for gaseous reaction, in a balanced equation, like this, the volume of gases combining, मतलब वो गैस जो कि कंबाइन हो रहा है उनके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, these two gases are combining, so we are talking about their volume. The volume of gases combining, like इसके वॉल्यूम एंड इसके भी, the volume of gases combining during a process, like during this chemical reaction, in a balanced chemical equation like this, the volume of gases combining during the process will be in proportion with their stoichiometric coefficient. So the volume of gases combining during the process will be in proportion with their stoichiometric coefficient. Now stoichiometric coefficient जो ये टर्म आया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं या फिर मोल्स के नंबर होते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक मतलब, मेट्रिक मतलब तो मेजरमेंट, एंड स्टोइचियो मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। सो एलिमेंट के मेजरमेंट्स कि कितने कितने एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सब्सटेंस के मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन 1 मॉलिक्यूल, अगर 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगा 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के साथ में, तो हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस। सिमिलरली इसको 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं 1 मोल। 1 मोल, मोल क्या है? मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है, ठीक है। तो मोल इज SI यूनिट। मोल आगे और क्या है डिटेल में हम ये आगे पढ़ेंगे। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव 2 मोल्स ऑफ HCl गैस। सो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1 और ये बन रहा है 2। सो दिस इज अ प्रपोर्शन,
ये रेशियो है कि ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये दोनों 1 होंगे तो ये 2 होगा। अगर इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं मैं, फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, ये है। अब इसमें मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो ये हो गया 2H2, ये हो जाएगा 2Cl2 और ये हो जाएगा 4HCl। स्टिल 1 1 2 एंड 2 2 4। अब इसमें जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो तो 1 1 2 का ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका रेशियो कैसा रहेगा, हाइड्रोजन का 1 रेशियो क्लोरीन का 1 रेशियो इसका HCl का 2, ठीक है। ये रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। गेल-लुसाक्स लॉ ये कह रहा है कि फॉर गैसियस इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन the volume of gases combining during the process will be in proportion with their stoichiometric coefficient। यानी कि हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम हमने लिया है उतना ही वॉल्यूम हमें क्लोरीन गैस में लेना होगा और तब जाके हमें डबल वॉल्यूम HCl मिलेगा। अगर ये हमने ले लिया 10 लीटर तो हमें क्लोरीन भी 10 लीटर लेना पड़ेगा। लेना क्या पड़ेगा मतलब ये 10 लीटर क्लोरीन के 10 लीटर के साथ में रिएक्ट करेगा। आप 10 लो या मत लो, अगर मैंने ये 11 ले लिया तो भी 10 के साथ में ही रिएक्ट करेगा, 11 के साथ में नहीं रिएक्ट करेगा। सो ये 10 लीटर अगर है तो ये 10 लीटर के साथ में रिएक्ट करेगा और बनेगा कितना, बनेगा 20 लीटर। सो दिस 10 10 एंड 20 इज इन प्रपोर्शन, दीज आर वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम है और ऊपर वाला क्या है, मोल्स या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो मोल्स का जो प्रपोर्शन है वही प्रपोर्शन वॉल्यूम का भी होगा। अगर मैंने ये लिया 25 ml और ये लिया 30 ml तो देखो ये 25 ml है, ये 30 ml है, दोनों सेम होना चाहिए। ये 30 है तो ये 30 तो हो नहीं सकता अब, क्योंकि ये 25 है तो इसमें 5 और ml एक्स्ट्रा हम नहीं ऐड कर सकते, बट इसमें से 5 कम कर सकते हैं। तो 25 और इसका 25, इसका 25 मतलब ये पूरा वॉल्यूम और इसका 25 ml रिएक्ट करेगा। 25 25 कितना बनेगा, 50 ml ये बनेगा। इस 50 ml के साथ में 5 ml ये क्लोरीन गैस ये बच जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन के लिए दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैसा है। सो लाइक दिस विल बी द केस। फॉर एग्जांपल और भी देख लेते हैं। यहां पे अगर मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इस चीज को भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। सेंटीमीटर क्यूब 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमने ले लिया तो हमें मिलेगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब एज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज द वॉल्यूम शुड बी इन proportion with the stoichiometric coefficient of a balanced gaseous chemical equation. This is Gay-Lussac's law. Taking one more example for this Gay-Lussac's law in order to understand it more thoroughly. Let's talk about another gaseous reaction. Say we have nitrogen gas which combines with 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia gas. Now this nitrogen gas combines with hydrogen gas to give ammonia gas. The stoichiometric coefficient is in 1:3:2. Here we have stoichiometry. Okay, now let's talk about volume. What should be the volume? If this is, let's say, 100 decimeter cube, this will be 300 decimeter cube, and when 100 decimeter cube of nitrogen gas combines with 300 decimeter cube of hydrogen gas, we will have 200 decimeter cube of ammonia gas. This is fixed. Okay, so इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो अगर ये जितना होगा उसका ट्रिपल ये होगा एंड इसका डबल ये होगा। सो अगर मैंने ले लिया ये 5 मीटर क्यूब तो ये होगा 5 का ट्रिपल, ये ट्रिपल हो रहा है ना 1 3,
सो 5 का ट्रिपल ये होगा 15 मीटर क्यूब। अब 5 का डबल, क्योंकि यहां 1 से 2 हो रहा है, तो 5 का डबल यहां पे बनेगा 10 मीटर क्यूब। सो लाइक दिस विल बी द इक्वेशन। सो ये हमारा वो है गिब्स लॉ। वॉल्यूम के बारे में मैं बता रहा था, एक कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन है वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड सिमिलरली एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है, सो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, व्हिच इज मीटर का होल क्यूब, मीटर क्यूब। सो इसको हम लोग बोलते हैं, लिखते ऐसे भी हैं कभी कभी, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब ऊपर ऐसे लिखा है, या फिर m का पावर 3 इस तरीके से। सो ये हमारा एसआई यूनिट है वॉल्यूम का। बट वॉल्यूम के और भी कई सारे यूनिट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं लीटर, कैपिटल एल। हम यूज करते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ये सब भी यूज करते हैं। सो लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है ये हम देख लेते हैं। लीटर जो है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको अगर याद रहेगी कि 1 लीटर कितना होता है या फिर 1 मिलीलीटर कितना होता है, तो आप बाकी कन्वर्जन अपने आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, सो इसको देखते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, बट ये मीटर क्यूब में कितना होगा ये हमें नहीं पता। सो 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, ये लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब को। सो डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर आएंगे, 10, ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो डेसीमीटर कितने होंगे, 10। यानी कि अगर हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आएगा। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ये तो हमें पता है। बट डेसीमीटर अगर होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और तीनों को मिला दो तो फिर कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। इसका अपोजिट कर दो तो 1 मीटर क्यूब में 10 टू पावर 3 इधर आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब और 1000 लीटर, ठीक है। सिमिलरली डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो वो मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द यूनिट कन्वर्जन जो कि वॉल्यूम के केस में आपको पता होना चाहिए। वी आर डन विद गिब्स लॉ, मूविंग ऑन विद द फिफ्थ लॉ, द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर मेनी लॉज बाय द वे, बट हमें ये 5 ही पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। एंड कई सारे बुक में मैंने ये भी बताया था कि रेसिप्रोकल लॉ भी होगा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपका मन होगा तो आप एडवांस के लिए या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं फ्रॉम एनी साइड बुक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ, एवोगैड्रोस लॉ। नाउ एवोगैड्रोस लॉ इज आल्सो अबाउट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे गिब्स लॉ है वैसे ही ये भी था, बट इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि ये हमें बताएगा एग्जैक्ट नंबर के बारे में। एवोगैड्रोस इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। सो उन्होंने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो यानी कि फिक्स हो, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of every gases contains
equal number of particles. एग्जाम्पल सपोज एक बॉक्स है जिसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट में. ओके, नाउ ये बॉक्स के जो 6 इक्वल पार्ट हैं, सपोज ये एक 3D बॉक्स है जिसके 6 अंदर और भी कई सारे वो हैं स्पेस रूम. सो दीज स्पेसेस, दीज मिनी बॉक्सेस, दीज रूम्स हैव इक्वल वॉल्यूम. सपोज इसका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम. टेम्परेचर एंड प्रेशर सबका कांस्टेंट है. सबका टेम्परेचर मान लो है 298 रूम टेम्परेचर और प्रेशर सबका है 1 बार. सपोज कुछ भी हो वैसे, बट सबका टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होना चाहिए. सो अगर इक्वल वॉल्यूम के इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर है और सबके अंदर अलग अलग गैस है, सपोज इसके अंदर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर क्लोरीन गैस है Cl2, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अंदर है मान लो आर्गन Ar, इसके अंदर नियॉन Ne, इसके अंदर है सपोज मीथेन CH4. सो सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरी हैं, गैसेस, और सबका टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है. तो फिर एवोगैड्रोस ने ये कहा कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों इक्वल है सारे गैसेस के, तो फिर इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ये H2 है तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, H2, Cl2, CO2 ये सब मॉलिक्यूल होगा. आर्गन और नियॉन के एटम्स होंगे और CH4 का मॉलिक्यूल होगा. तो पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल सब इक्वल होंगे. यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो हियर वी कैन राइट हियर number of molecules of H2 is equals to number of molecules of Cl2, which is equals to number of molecules of CO2, which is also equals to number of atoms of argon, which is also equals to number of atoms of neon, and which is equals to number of molecules of methane. So ये सारे इक्वल है. Number of molecules of hydrogen, number of molecules of chlorine, number of molecules of CO2, number of atoms. यहाँ पे molecules था उन तीनों में, ये atom है क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है. आर्गन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोजन H नहीं एग्जिस्ट करता, हाइड्रोजन H2 डाइएटॉमिक होता है. क्लोरीन Cl2 ये भी डाइएटॉमिक होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन सब डाइएटॉमिक होते हैं. आर्गन फ्री क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये नोबल गैस है, फ्री. नियॉन भी वैसे ही फ्री, अकेला एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में. सो ये सब एटम हो गए आर्गन के, एटम हो गए नियॉन के, मॉलिक्यूल हो गए मीथेन के. ये सब इक्वल होंगे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम है तो. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. क्लियर? ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. एक दो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, यहाँ पे डिस्कस करता हूं आपके साथ में, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा. Questions like, suppose कोई केमिकल इक्वेशन में दे रहा हूं आपको, H2 plus O2 gives H2O. ये सब गैस फॉर्म में है. ओके ना, अब मैं कह रहा हूं कि इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब इसके कितने के साथ में रिएक्ट करेगा और ये कितना बनेगा. ठीक है, अगर ये हमें कंप्लीट बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें वाटर वेपर मिलता है. ये केमिकल रिएक्शन है. ये केमिकल रिएक्शन होती है फॉलो हाइड्रोजन जब एज अ फ्यूल यूज होता है और रॉकेट वगैरह में, तो हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं वहां पे, और जो तुरंत गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तुरंत क्योंकि उसकी एनर्जी हम जब उसे बर्न करने जाते हैं तो वो लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है. जैसे कि हमारे यहाँ
एलपीजीज होते हैं। तो एलपीजीज क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि लिक्विफाइड होते हैं, बहुत लिक्विफाइड मतलब हाईली कंप्रेस्ड गैस। तो वो लिक्विफाइड होते हैं और जैसे हम उसे ऑन करते हैं, टैप ऑन करते हैं गैस का, चूल्हे का ऑन करते हैं, तो वो गैस फॉर्म में निकलता है क्योंकि हम प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो हमें वाटर वेपर मिलेगा। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हमें जो बर्न होने के बाद में जब बर्नर जलने लगता है तो ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर? सो या इन दिस रिएक्शन दिस इज 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों कितना होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। H2O2, यहाँ पे H2 है बट O सिंगल है, O यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 करो तो O2 हो गया, बट H4 हो गया तो यहाँ पे भी 2 करो तो ये भी 4 हो गया, ये 2 यहाँ पे 4 और O2 बैलेंस ना। ये 50 है तो ये कितना होगा? यहाँ पे हम देखते हैं ये रेशियो है 2 1 और 2 का, तो ये और ये सेम है, ये 50 तो ये भी होगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये दोनों 50, ये 1 है, ये इसका हाफ है तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज हाउ वी गोना प्रेडिक्ट, दिस इज हाउ वी गोना डू द मैथ इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे आपके पास में, अगर कोई रेफरेंस बुक है प्रदीप एक्सेट्रा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस। ठीक है, मूविंग ऑन। फ्यू टर्म्स हमें जानने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर ही है बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं, बट एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एटम के अंदर, और अगर इक्वल नहीं है, सपोज किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो उसे हम एटम नहीं बोलते, उसको हम आयन बोलते हैं। ओके, सो आयन बन जाता है। तो अगर मैंने एटम लिखा है या फिर कई जगह न्यूट्रल एटम भी लिखा होता है तो दोनों ही ठीक है, बट न्यूट्रल एटम बोलने से थोड़ा मतलब दिमाग में हिट करता है कि अच्छा ये न्यूट्रल है, आयन नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, बट कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आयन होगा वो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है। अंडरस्टूड? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एनायन होता है, और इलेक्ट्रॉन कम है अगर प्रोटॉन से तो कैटायन बोलते हैं उसको। एटम अगर बोला हमने मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए होता है 1, हीलियम के लिए होता है 2 एटसेट्रा। ये सब आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको असाइनमेंट में काम भी दिया था कि अप टू 36 तक आपको एटॉमिक नंबर जो है यानी कि क्रिप्टन का होता है 36, यहां तक के एटॉमिक नंबर का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 जिसको हम 1 ही लिखते हैं, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, लाइक दैट। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। सो दिस इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देन आता है मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A. What is mass number? It is number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के समेशन को हम बोलते हैं मास नंबर। इसको मास नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटम जो होता है, एटम का जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो होता है सेंटर्ड न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सबसे हैवी होता है, बाकी सब बहुत लाइट होते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस हैवीएस्ट जो एरिया है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जितने सारे हैं नंबर में उसे हम बोलते हैं मास नंबर। सो एग्जांपल देखते हैं इसके।
एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ एंड उनका Z यानी कि एटॉमिक नंबर, उनका A यानी कि उनका मास नंबर एंड उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने कितने एंड न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, सो दिस इज एलिमेंट्स, दिस इज Z एटॉमिक नंबर, दिस इज कैपिटल A मास नंबर, दिस इज E स्मॉल e के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन, स्मॉल p के ऊपर प्लस प्रोटॉन एंड स्मॉल n के ऊपर जीरो न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन E P N ये इनिशियल्स है and minus plus and zero these are the charges. Okay, so talking about element hydrogen, hydrogen का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर होता है इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मास नंबर होते हैं। सो अगर मास नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन्स 0। अगर मास नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स 1 और न्यूट्रॉन्स 1। और अगर मास नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 और ये 2। देखो न्यूट्रॉन का नंबर मैंने कैसे निकाला, अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे सो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 1 में से 1 माइनस करो तो 0, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 एंड 3 में से 1 माइनस करो तो 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का पता करना है सो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे हम, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज HCl, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर होता है 12, 13 एंड 14। इसके भी 3 मास नंबर होते हैं। अगर 12 वाले को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो 6 ही होंगे, 6 और 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कभी भी बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ सकता है घट सकता है, जैसे कि 12 वाले में न्यूट्रॉन होगा 6, 13 वाले में न्यूट्रॉन होगा 7 और 14 वाले में न्यूट्रॉन होगा 8। अब जिसमें ज्यादा न्यूट्रॉन वो सबसे हैवी होता है, तो यानी कि कार्बन 14 सबसे हैवी है, हाइड्रोजन का 3 सबसे हैवी है। ठीक है, इसको बोलते हैं मास नंबर। यहां पे जो मैंने 3 लिखे हैं इलेक्ट्रॉन्स और 3 मास नंबर लिखे हैं यहां पे डिफरेंट एलिमेंट के, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स having similar Z यानी कि एटॉमिक नंबर but different A यानी कि मास नंबर। अगर Z सिमिलर हो यानी एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट है, सो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। हाइड्रोजन has 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं एंड हाइड्रोजन के आइसोटोप्स इतने फेमस हैं कि इनके अलग नाम भी हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है H11। अब ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का। हम अगर सिंबल ऐसे लिख रहे हैं H, नीचे लेफ्ट हैंड साइड लोअर सबस्क्रिप्ट जो होगा वो होगा एटॉमिक नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड अपर सबस्क्रिप्ट जो होगा वो होगा मास नंबर। याद रखना, सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड लोअर में सबस्क्रिप्ट जो होता है वो एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। तो H11 इसको हम लोग H11 पढ़ते हैं। H11 जो होगा ये होता है प्रोटियम। ये होगा हमारा लाइटेस्ट, सबसे हल्का होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0, 1 - 1 0। सिमिलरली होता है H12, ये होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम 2। और लास्ट होता है H13, ये होता है
ट्रीटियम, ये होता है हैवीएस्ट। सो लाइटेस्ट हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम एंड हैवीएस्ट आइसोटोप ट्रीटियम। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस तरीके से चेंज होते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 के अलग नाम नहीं है, बट कार्बन 12 सबसे ज्यादा कॉमन हमें मिलता है। कार्बन 13 बहुत ही रेयर होता है, स्पेस में मिलते हैं कई जगह। स्पेस मतलब कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे। अर्थ पे कार्बन 13 की जो अबंडेंट है, मतलब कितना परसेंट पाया जाता है, ये बहुत कम है। कार्बन 14 भी सिमिलरली बहुत कम है। कार्बन 14 की एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं कि कोई भी फॉसिल, स्पेशली फॉसिल के बारे में, वो कितने ज़्यादा टाइम पुरानी होगी। जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो डिस्कवरीज होती हैं, जैसे कि कुछ पुरानी चीज़ों का पता लगाया जाता है। साइंस में भी इनफैक्ट जब पुरानी चीज़ें पता लगाई जाती है, डिस्कवर किया जाता है, नया कोई सिटी मिला है अंडरग्राउंड या अंडर वाटर, एंड फॉसिल्स मिले हैं, लाइक डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। डायनासोर से भी अलग जितने भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके अगर फॉसिल्स मिलते हैं तो हम कार्बन डेटिंग हेल्प से पता लगाते हैं कि ये फॉसिल जो बचा हुआ है अवशेष, ये कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से। एंड कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी में जो हम आइसोटोप यूज करते हैं, दैट इज कार्बन 14। सो दीज आर द आइसोटोप। सिमिलरली एक होता है आइसोबार। आइसोबार में ये चीज डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में। आइसोबार्स, आइसोबार में क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सॉरी। सो आइसोटोप का जस्ट अपोजिट, यहां पे सिमिलर Z डिफरेंट A था, यहां पे सिमिलर A बट डिफरेंट Z है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614। तो कार्बन का ये 14 वाला आइसोटोप नाइट्रोजन के इस 14 और 7 वाले आइसोटोप के साथ में क्या है, आइसोबार है। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सिमिलरली आर्गन 18, 40 एंड कैल्शियम 20, 40। सो कैल्शियम और आर्गन एक दूसरे के साथ में आइसोबैरिक पेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो दिस इज isobars and isotopes. Moving on with today's last topic, and then more concept पढ़ेंगे हम इस last topic के बाद में, but in the next lecture. So आज जो हम last topic पढ़ने वाले हैं वो है atomic mass, जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बोला था पढ़ने के लिए, याद करने के लिए इनफैक्ट सबके atomic mass। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब होता है इट इज अ मास, इट इज नॉट नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये याद रखना कि मास नंबर जो है वो नंबर है, तो वो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन काउंट करने के बाद में कभी भी 1.5 या 3.5 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, वो हमेशा होल नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 like that. तो mass number is different. Mass number is just the number of proton and neutron. Atomic mass on the other hand is the mass of atom. एक एटम का मास कितना है, या फिर एक एटम का मास क्योंकि बहुत ही कम होता है, तो हम क्या करते हैं, एक होल बंच ऑफ एटम का मास कितना होगा, एंड दैट बंच ऑफ एटम इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ एटम। इन टूडेज टाइम बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट था एटॉमिक मास का, जो कि अब यूज में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, जिसमें एटॉमिक मास के डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप हमने लिया, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 का आइसोटोप लिया। इसके अंदर सपोज करो n एटम्स हैं, कितने एटम्स है नहीं पता, बट सपोज n है या x है, ठीक है। अब इतने ही एटम्स अगर हम सबके ले, यानी कि n एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लें, तो जो हमें मास मिलेगा 1.008, वो होगा हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। जब भी कभी हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से लिखते हैं, वो होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम एटॉमिक मास के जगह पे मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे कि NaOH, तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन का होता है 1.008, लेकिन हम 1 लेते हैं राउंड ऑफ करके, एंड इट विल बी कितना 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या है इसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि GMM। सो एटॉमिक मास के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, एटॉमिक मास की डेफिनेशन है कि व्हेन एलिमेंट्स आर मेजर्ड विद n नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स आर मेजर्ड की जगह लिख सकते हैं हम लोग वेट, ठीक है, जब उनका वेट करते हैं निकालते हैं जब उसका मास, when n atoms of elements are weighed, which is nothing but the atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम लो, उसमें जितने एटम्स हो उतने ही एटम सबके ले लो और फिर सबको वे कर डालो। तो अगर हम n एटम्स लेंगे हाइड्रोजन का तो इतना आएगा, अगर हमने ले लिया क्लोरीन का n एटम तो वो आएगा 35.5 ग्राम, और इसको हम लोग ग्राम में लिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि GAM। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि GMM। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था उसमें ग्राम में नहीं लिखते थे, हम डायरेक्ट लिखते, क्योंकि हमारे पास में यूनिट नहीं थी मेजर करने के लिए, तो हम लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिर्फ U, यूनिफाइड मास। ये U क्यों आया, क्योंकि AMU एटॉमिक मास यूनिट है और MMU मॉलिक्यूलर मास यूनिट। MMU AMU की जगह डायरेक्ट U बोल देते थे, यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास था 1.008। लेटर ऑन पता चला कि ये ग्राम में भी इतना ही है। अब ये ग्राम क्यों आया, ये हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज एटॉमिक मास। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड, हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश कर लिया एंड कुछ टर्म्स पढ़े यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आप रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में अब डेली एक वीडियो आप के लिए लेके आऊँगा। सो कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। थैंक यू।